तो लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। एक आसान चैप्टर है वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसमें बेसिकली हमने अकाउंटिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया। हमने एक प्रोसेस समझा था कि इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें ओवरहेड यानी जो कॉस्ट होता है उसको हमें एक्टिविटी से लिंक करना होता है यूजिंग द रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। यूजिंग द रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, तो हमें ओवरहेड को एक्टिविटी से लिंक करना होता है यूजिंग द रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। उसके बाद हम लोग जब एक्टिविटी से कॉस्ट का लिंक बिठा देते हैं तो हम लोग एक निकालते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट, उस कॉस्ट ड्राइवर रेट को फिर हम लोग यूजिंग द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लिंक करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है और इस पे मैंने एक बिल्कुल परफेक्ट हमारा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड भी यूज किया था और जिसमें हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड भी यूज किया था। तो इसमें आपने देखा था कि भाई कुछ कॉस्ट को हमने एक्टिविटी से लिंक कर दिया था और अकॉर्डिंगली फिर हमने क्या निकाले थे, अकॉर्डिंगली हमने कॉस्ट ड्राइवर के रेट निकाले थे। हमने कॉस्ट ड्राइवर के रेट निकाल लिए थे और उसको यूज करके फिर हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके अपनी कॉस्टिंग करी थी, है ना, कॉस्ट निकाला था। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा फ्लो रहता है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमको। एक और अच्छा क्वेश्चन है और है थोड़ा बहुत वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों भी हमें यूज करके काम करना है। तो आप आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आना। आप मान लो लगभग देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इस चैप्टर में, सारे ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 3, चलो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। क्या कह रहा है ये कह रहा है फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइंस। तो कह रही है कि फैमिली स्टोर कोई कंपनी है, वो प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और प्रोडक्ट्स के नाम बता रखे हैं उसने। प्रोडक्ट के क्या क्या नाम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज्ड फूड। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज फूड, तो ये बेसिकली नाम है प्रोडक्ट के। ठीक है। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द करेंट ईयर फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। क्या क्या उसने रेवेन्यू बता दिया, तीनों प्रोडक्ट का रेवेन्यू बता दिया, उसने तीनों प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिए, उसने बताया कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न। सॉफ्ट ड्रिंक का है 60,000, फ्रेश प्रोड्यूस का 0, पैकेज फूड का 0। तो पता ही होगा आपको यार, आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी, राइट। तो होता क्या है, जब हम कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो खाली बोतल होती है वो हम लोग वापस कर देते हैं सप्लायर को, मतलब दुकानदार को, और दुकानदार बदले में उसको अपने सप्लायर को वापस कर देता है। तो ये वही है कि जब दुकानदार ने खाली बोतल वापस करी तो उसके लिए उसकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट 60,000 रुपए की, है ना। अब बोतल वापस कर रही होगी, जो जो भी उसकी कॉस्ट आई होगी वो सॉफ्ट ड्रिंक के केस में 60,000 आई होगी, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोडक्ट है उसमें बॉटल की बात नहीं होगी, बॉटल की बात सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर होगी। तो इसलिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ही दिख रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न है 60,000, राइट। बाकी आपको देखो कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड बातें बता रहा है। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स तीनों का बता रहा है, नंबर ऑफ डिलीवरीज तीनों का बता रहा है, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम। ठीक है, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम मतलब जब दुकान में हम शेल्फ पे सामान लगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है ना, तो बस वही बता रहा है कि कितने घंटे हमें लगे, कितने टोटल घंटे लगे हर प्रोडक्ट को शेल्फ पे स्टॉक करने में, राइट। और आइटम सोल्ड मतलब क्वांटिटी हो गया, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड उसने बता दिया इतने इतने। तो ये सारी जानकारी बता रहा है। फिर कहता है फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर। क्या वो कह रहा है, एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते बैठा है और फिर टोटल कॉस्ट बता रहा है, उसकी एक्टिविटी कॉस्ट बता रहा है और यहां पे वो कॉस्ट एलोकेशन बेसिस भी बता रहा है। बेसिकली वो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बता रहा है, या सिंपली मैं बोल देता हूं कॉस्ट ड्राइवर बता रहा है। एक्टिविटी छोड़ो, आप सीधा देखो ये कॉस्ट ड्राइवर भी आपको बता रहा है हर कॉस्ट का। पिछले क्लास में जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें मोर और लेस खुद दिमाग लगा के कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना पड़ा था। इस क्वेश्चन में वो खुद ही बता रहा है। कैसे देखो, बॉटल रिटर्न्स, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल्स, तो वही कांच की जो खाली बॉटल है वो वापस करना। तो एक्टिविटी को बस खाली पीली वो डिस्क्राइब कर रहा है। उसकी कॉस्ट थी 60,000 और ये कॉस्ट आपको यहां पे भी दिखी थी, ये रही कॉस्ट।
ठीक है, ये 60,000 थी। वो कह रहा है डायरेक्ट ट्रेसिंग टू द सॉफ्ट ड्रिंक लाइन। तो क्योंकि भाई ये कॉस्ट स्पेसिफिकली रिलेट करती है विद द सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपको एक्टिविटी से लिंक करना है ना। तो आपने देखा कि भाई ये एक्टिविटी कॉस्ट जो आ रही है वो तो सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से ही आ रही है। सॉफ्ट ड्रिंक के केस में ही हमारी जो बॉटल वापस करने वाली एक्टिविटी वो हो रही है, राइट। तो ये तो हमें डायरेक्टली सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट लाइन पे एलोकेट कर देना, बाकी प्रोडक्ट्स में तो करना नहीं है। फिर ऑर्डरिंग का कॉस्ट है, मतलब प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स फॉर परचेजेस, उसकी कॉस्ट है 7,80,000 और उसने बोला इसका बेसिस है परचेज ऑर्डर्स। अब उसने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स बता दिया 1560 टोटल। ये क्या है? ये कुछ नहीं है भाई, ये क्वेश्चन वाला आपके काम आसान कर रहा है और इसने तीनों का टोटल करके 1560 खुद ही बता दिया। आप तीनों का टोटल करके देख लेना, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स का कुल मिला के 1560 आ रहा होगा। तो सीधा सीधा आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आओगे। इसी तरह से डिलीवरी में कह रहा है फिजिकल डिलीवरी एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स, उसकी कॉस्ट है 12,60,000। तो इसको हमें डिलीवरीज के बेसिस में, मतलब इसका कॉस्ट ड्राइवर डिलीवरीज है और टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज है 3150। ये भी क्या है? ये भी कुछ नहीं है, इन तीनों का टोटल कर लेना। इन तीनों का टोटल कर लोगे तो ये 3150 आ जाएगा, बाद में करके देख लेना। ये ना भी करके देता टोटल तो हम खुद भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे पिछली क्लास में याद होगा जो हमने क्वेश्चन करा था, उसमें हमने इंडिविजुअल एक्टिविटी के जो यूनिट्स आए थे उनका टोटल कर करके ही लिया था और फिर हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला था, है ना। नंबर ऑफ पीओज निकाला था, मशीन आवर्स का टोटल क्या था, ये नंबर ऑफ सेटअप्स का टोटल क्या था, तो वो खुद हमने करा था और उसको यूज करके कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला था। यहाँ वो खुद ही टोटल कर करके दे रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो आपका काम आसान कर रहा है। फिर शेल्फ स्टॉकिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स ऑन स्टोर शेल्फ्स एंड ऑन गोइंग रीस्टैकिंग। तो बस ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन इज नॉट द इशू। मेन बात है कि इसकी कॉस्ट है 8,64,000 और ये हमें आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम के हिसाब से बेसिकली एलोकेट करना है। ये मेरा कॉस्ट ड्राइवर है, टोटल आवर्स 8640 है और आप समझ गए होंगे कि 8640 क्या है, इसका टोटल है और कुछ नहीं, इसका टोटल है 8640, राइट। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स इंक्लूडिंग चेकआउट, तो उसकी कॉस्ट है 15,36,000 और इसको हमें एलोकेट करना है क्वांटिटी के बेसिस में। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड दैट इज 15,36,000। ये भी कुछ नहीं है, इसका टोटल है। लो जी, ये डेटा आपको दे रहा है। अब बाकी क्या बोलता है वो आपसे रिक्वायर्ड। पहला, फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट्स सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब यार ये इनडायरेक्टली ओवरहेड्स की बात कर रहा है, ओवरहेड्स की बात कर रहा है। तो फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट्स सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। कैलकुलेट करो द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स यानी रेवेन्यू ऑफ फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। यार पता है क्या बोल रहा है? ये आपसे बोल रहा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कह रहे हैं करेंटली सारे ओवरहेड्स हम लोग अब्सॉर्ब करते हैं, कौन से बेसिस पे करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे हम लोग अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी यूज करके सारे ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करते हैं सारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बताओ हमारी ऑपरेटिंग इनकम कितनी आएगी रुपीस में और ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना आएगा। आप ऐसे समझ लो वो आपसे प्रॉफिट मांग रहा है, सिंपली स्पीकिंग वो आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है और प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। आपका प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है कि सेल का कितना परसेंट। और सेम काम अब वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पूछेगा। देखो, इफ फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट यानी ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू प्रोडक्ट लाइंस यूजिंग एन होगा शायद, यूजिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, कैलकुलेट करो द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। तो कह रहा है अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लगाएंगे तो बताओ उसके हिसाब से आपका ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा। बस, तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वैसे आसान क्वेश्चन है। आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, चलो तो करते रहो मेरे साथ साथ। तो पहले हमें निकालना है करंट प्रैक्टिस में। करंट प्रैक्टिस में हमें काम करना है, दैट इज आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो और आप एग्जाम में भी लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चन के केस में। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ आ गया ना। तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग भी यही तो करते हैं, हम सारे ओवरहेड्स को
एक सिंगल रेट को लेके उसके हिसाब से अब्जॉर्ब करा देते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले इसमें कैसे लिखूं मैं, 1 करके लिख देता हूं ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ absorption rate as a percentage of cost of goods sold। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारी करंट प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग सारे ओवरहेड्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से एलोकेट कर देते हैं, अब्सॉर्ब कर देते हैं। तो आओ प्रॉपर देखो, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। इस सब्जेक्ट में असली काम है प्रेजेंटेशन का। जितना अच्छा साफ साफ प्रेजेंटेशन करके काम करोगे उतना अच्छा रहता है आपके लिए। मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है इस सब्जेक्ट के अंदर। बॉटल रिटर्न, तो सारी कॉस्ट यहां से देखते चलो, तो देखो उसने सारी कॉस्ट बताई थी। बॉटल रिटर्न की कॉस्ट है 60,000, टोटल कॉस्ट है 60,000। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिर्फ अब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहा हूं, सारे ओवरहेड्स का टोटल लेके देख लूंगा भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंट आता है, वो मेरा अब्जॉर्प्शन रेट जो रेट है वो निकल के आ जाएगा। फिर था हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 7,80,000, 7,80,000। फिर नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी आपकी, नेक्स्ट कॉस्ट है डिलीवरी कॉस्ट। 3150 डिलीवरीज तो थी और कॉस्ट थी इसकी 12,60,000 डिलीवरी कॉस्ट, 12,60,000। जो नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी, नेक्स्ट कॉस्ट क्या दे रखी है उसने, शेल्फ स्टॉकिंग। शेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000, तो शेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट ये है 15,36,000। चलो, तो इससे मुझे क्या पता लग गया, मेरे को टोटल सपोर्ट कॉस्ट ये पता लग गए। बेसिकली मेरे को ओवरहेड्स पता लग गए, ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स। तो 60 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 8,64,000 प्लस 15,36,000, तो ये टोटल आ रहा है एग्जैक्ट 45 lakhs। 45 lakhs, तो टोटल कॉस्ट मेरी आ रही है 45 lakhs। तो देयरफॉर ओवरहेड रेट या जो भी लिखना चाहो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा काम आपको, बस छोटा सा काम कैलसी पे करना पड़ेगा आपको। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे हैं ना, इनको टोटल करना पड़ेगा आपको। इसका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके चलना पड़ेगा। टोटल कितना आ रहा है, 30 लाख प्लस 75 लाख प्लस 45 लाख, तो ये टोटल आ रहा है 1,50,00,000। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका टोटल आ रहा है 1,50,00,000। तो बस ये है कि टोटल ओवरहेड्स मेरे 45 लाख के हैं और टोटल मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1,50,00,000 है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंट हो गया, तो 45 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ये आ रहा है 30%। लो, तो करंट प्रैक्टिस क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सारे ओवरहेड्स को एक रेट ले लेते हैं, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज लेके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, अब्सॉर्ब कर देते हैं, राइट। तो बस उसने इनकम कैलकुलेट करने बोला था, उसने इनकम कैलकुलेट करने बोला था, तो बना लो मेरे साथ साथ इनकम स्टेटमेंट। लेकिन ये प्रोडक्ट वाइज करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है आपको सारा काम, क्योंकि उसने प्रोडक्ट वाइज मांगा था। तो 3 प्रोडक्ट्स है हमारे, एक है सॉफ्ट ड्रिंक, एक है फ्रेश प्रोड्यूस, फिर है आपका एक पैकेज्ड फूड। चलो जी, तो सबसे पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो सिंपली स्पीकिंग सेल्स। तीनों प्रोडक्ट का रेवेन्यू आपको यहां पे दे रखा है। पहला तो 39,67,500, ओके,
39,67,500 और क्या है 1 करोड़ कितना था 5,03,000 1,05,03,000 ओके। पैकेज फूड का रेवेन्यू कितना है पैकेज फूड का रेवेन्यू है 60,49,500 60,49,500 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तरह से आप मान लो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई राइट। तो 30 लाख 75 लाख 45 लाख तो 30 लाख 75 लाख 45 लाख ठीक है। तो हमने अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया तो इतना माइनस करके मेरा आंसर आ गया। जरूरत नहीं वैसे बट मैं ऐसे लिख रहा हूं ग्रॉस मार्जिन इसको मैं बोल सकता हूं ग्रॉस मार्जिन मेरा निकल के आ गया। तो कितना कितना आ रहा है ये 967,500 ये कितना आ रहा होगा ये आ रहा होगा 40,03,000 40 नहीं 30 लाख सॉरी 30,03,000 30,03,000 और ये कितना आ रहा होगा ये आ रहा होगा 15,49,500 तो ये मेरा ग्रॉस मार्जिन निकल के आ गया ठीक है। फिर इसमें से क्या माइनस करना है हमको लेस सपोर्ट कॉस्ट। अब क्योंकि क्वेश्चन वाले ने टर्म यूज कर रखा है तो भाई मैं भी यूज कर रहा हूं है कुछ नहीं है सिंपली है ओवरहेड जी बस उसको उसने वर्ड यूज कर रखा है सपोर्ट कॉस्ट तो मैं भी वही लिख रहा हूं और सिंपल है ये हमें चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताए हैं सबके बस इसका 30% निकालते चलो तो ये आ रहा है 9 लाख 9 लाख ये आ रहा होगा 22,50,000 ये माइनस करते चलना है हमें और ये आ रहा है 45 लाख ये आ रहा है 13,50,000 लो जी ये हमारा ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड होता है जहां हम सिंगल रेट यूज करके क्या करते हैं ओवरहेड्स को चार्ज कर देते हैं। तो बस ये माइनस करके मेरा नेट इनकम आ जाएगा। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे लिख लो इट मींस नथिंग बट प्रॉफिट ये सिंपली प्रॉफिट है। तो इसका बचा 67,500 एंड 30,03,000 माइनस 22,50,000 तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7,50,000 यस ठीक है और 15,49,500 माइनस 13,50,000 199,500 राइट ठीक है। ये आ गया हमारा नेट इनकम। और खाली नेट इनकम नहीं पूछा था क्योंकि क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा था कि आप नेट इनकम का एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी निकाल लो। तो कोई बड़ी बात नहीं है रेवेन्यू तो ऊपर दे ही रखा है उसको आपको एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकाल के बता दो। तो 67,500 डिवाइडेड बाय 67,500 डिवाइडेड बाय 39,67,500 इनटू 100 तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना 1.2 डेसिमल प्लेस तक ले लेता हूं 7% ठीक है ना। तो समझ आ गया ना कैसे निकाला ये मैंने नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 ये निकाल रहा हूं मैं ठीक है। सिंपली स्पीकिंग जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते थे बचपन में एक तरह से वही निकाल रहे हैं 7,53,000 डिवाइडेड बाय 105,03,000 तो ये आ रहा है 7.17% और 199,500 डिवाइडेड बाय ये है 60,49,500 इंटू 100 3.30 आ गया अप्रोक्सीमेटली। लो जी तो फर्स्ट पार्ट इतना ही हो गया। और सेकंड पार्ट क्या है सेकंड पार्ट सेम काम करना है बस डिफरेंस ये है कि अब सपोर्ट कॉस्ट को हमें एक्टिविटी बेसिस के हिसाब से निकालना है ठीक है। चलो तो फर्स्ट पार्ट तो डन। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे तो सेकंड पार्ट पे आप लिख लो हेडिंग डाल सकते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अब हमें एक सिंगल ओवरहेड रेट लेने की जगह हर एक्टिविटी ओवरहेड के लिए अपना एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है बेसिकली और अकॉर्डिंगली फिर ओवरहेड को चार्ज करना है ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जब भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात आती है ये देखना आप ऑलमोस्ट क्या आपको सारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में करना पड़ता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। लास्ट क्लास में करा था हमने जो क्वेश्चन था उसमें भी काम किया था यहां भी करेंगे।
तो जब भी कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको लगाना होता है तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट लेके चलना पड़ता है, ठीक है। चलो तो सपोर्ट कॉस्ट, बस इसको प्रेजेंट करते चलो, तो वही सपोर्ट कॉस्ट या अमाउंट ले लेंगे, कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो ले लेंगे, और यहां पे कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाल लेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट। चलो जी, तो फर्स्ट कॉस्ट थी, मैं ऊपर से यहीं से देखते हुए चलता हूं, पहली कॉस्ट थी बॉटल रिटर्न, दैट इज 60,000, बॉटल रिटर्न 60,000। तो देखो बॉटल रिटर्न के केस में ना आपको कॉस्ट ड्राइवर देखने की जरूरत है, ना आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट देखने की जरूरत है, या हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि यहां तो इस केस में हम लोग फुल्ली इसको एलोकेट कर देंगे टू सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको नजर आई ओवरहेड जो हमने अब्जॉर्प्शन वाला टेक्निक यूज किया था पिछले पार्ट में, क्या आपको दिखा कि इवन व्हेन बॉटल रिटर्न की कॉस्ट सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे हो रही है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पे हो रही है, तब भी हमने पिछले मेथड में जो बॉटल रिटर्न की कॉस्ट थी उसको भी अपनी या ओवरहेड्स में जोड़ के इसको भी हमने चार्ज कर दिया यूजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अल्टीमेटली बिकॉज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने यूज किया, तो यहां जहां हमने सपोर्ट कॉस्ट माइनस किया सारे प्रोडक्ट का, तो आपको नोटिस हुआ कि हमने यहां कहीं ना कहीं बॉटल रिटर्न की जो कॉस्ट है वो भी सब प्रोडक्ट में बांट दी, सारे प्रोडक्ट में बांट दी, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। भाई बॉटल रिटर्न तो सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से हो रहा है, तो उसका बोझ जो है वो फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड बाकी प्रोडक्ट्स क्यों ले रहे हैं। लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसे ही होता है भाई, आप कब तक लड़ सकते हो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तभी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। चलो इसी तरह से दूसरा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट था, ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल था 7,80,000, और ये सब बता रखा है क्वेश्चन वाले ने कि आपको ये परचेज ऑर्डर्स के हिसाब से निकालना है। तो आप ये निकाल लोगे कैसे, 7,80,000 टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीओस कितने थे 1560, टोटल नंबर ऑफ पीओस 1560 थे, तो रेट कितना आ गया आपका 1560, ये आ रहा है 500 रुपए। तो मैं आगे लिख देता हूं थोड़ा सा, ये आ रहा है 500 रुपीज पर पीओ पर परचेज ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से तीसरा डिलीवरी, इसकी कॉस्ट है 12,60,000। इसके लिए जो कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाइड है, क्वेश्चन ने खुद ही बता रखा है, वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन ना बताता तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम खुद भी आइडेंटिफाई कर ही लेते। नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज, चलो तो 12,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज देखते चलना, क्वेश्चन में ये थी 3150, सब क्वेश्चन है टोटल वगैरह करके सब कुछ दे रखा था, आपको सिर्फ डिवाइड डिवाइड का खेल खेलना है। 3150 ये आ रहा है 400 रुपीज पर डिलीवरी, लेकिन ये आप आगे लिखते रहना पर क्या है, पर कौन सा एक्टिविटी यूनिट है, ये भी हमें लिखते हुए चलना है, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। फोर्थ था शेल्फ स्टॉकिंग, इसकी टोटल कॉस्ट थी 8,64,000 की। हमें इसको जो इसका कॉस्ट ड्राइवर था बेसिकली वो था शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स, बस। तो 8,64,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स थे 8640 थे, तो ये तो सीधा सीधा आ रहा है 100 रुपीज पर आवर लिख लो, मतलब पर शेल्फ स्टॉकिंग आवर हो गया एक तरह से, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट फिफ्थ ये है कस्टमर सपोर्ट, इसकी टोटल कॉस्ट थी 15,36,000। ये था क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड, तो रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा ₹15,36,000। क्या मजे की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो खैर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, बट क्वांटिटी भी एग्जैक्टली इतनी है 15,36,000 यूनिट्स। तो ये आ गया ₹1 पर यूनिट सोल्ड, ऐसे लिख सकते हो, पर यूनिट सोल्ड, या पर आइटम सोल्ड भी लिख सकते हो, पर आइटम सोल्ड,
चलो जी, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल गया। असली काम आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यही रहता है, आगे का काम आसान। चलिए आ जाए भाई इनकम स्टेटमेंट में। अब आ जाओ इनकम स्टेटमेंट। सेम काम, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज्ड फूड। कोशिश करना एक आदत और लगाने की, क्योंकि सब रुपीस में होगा, तो कहीं पे आप मेंशन जरूर करते रहना कि एवरीथिंग इज इन रुपीस। यूनिट्स भी मेंशन हमें करना चाहिए क्लैरिटी के लिए। तो फटाफट से आ जाओ। तो रेवेन्यू, तो पहले रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो सेम सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। 39,67,500, 105,03,000, 60,49,500। इसमें से लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये था 30 lakhs, ये था 75 लाख, ये था 45 लाख। इतना करने के बाद हमारा क्या निकला था, ग्रॉस मार्जिन। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ग्रॉस मार्जिन बिना निकाले डायरेक्टली बचे हुए कॉस्ट माइनस करके भी काम कर सकते हो, मैं निकाल रहा हूं ऐसी। 967,500 ये बचा था, ये 30,000 सॉरी 30,03,000 ये बचा था, 30,03,000, और ये बचा था 15,49,500। चलो यहां तक तो सेम काम है भाई, ग्रॉस मार्जिन तक नो चेंज, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन निकल के आ गया। अब जो चेंज होगा, जो बदलाव होगा, वो कहां होगा, वो सपोर्ट कॉस्ट में होगा, सपोर्ट कॉस्ट। चलो तो एक एक करके लेते हुए चलते। पहला सपोर्ट कॉस्ट है हमारा बॉटल रिटर्न। तो बॉटल रिटर्न में हमने क्या बोला था, सारी कॉस्ट किसको जाएगी, सारी कॉस्ट जाएगी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक को, क्योंकि ये हुई उसी के लिए। भाई जिसके लिए एक्टिविटी हुई है, जिस प्रोडक्ट के लिए, उसी को कॉस्ट जानी चाहिए ना, सीधी सीधी बात है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यही तो कहता है, जितनी एक्टिविटी जिस प्रोडक्ट के लिए हुई है, जिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए हुई है, उतनी कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली एलोकेट होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट था ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका रेट हमने निकाला था, कितना रेट निकाला था हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ये निकाला था 500 रुपए पर पीओ, 500 रुपीज पर पीओ। चलो तो यहां मैं ब्रैकेट में करते हुए चलता हूं कैलकुलेशन। तो 500 इंटू पीओज यहां पे है दे रखे, 500 इंटू 360, ओके, 500 इंटू 360, 500 इंटू कितना है ये, 840 एंड 360, 840, 500 इंटू 360। चलो तो 500 इंटू 360 ये आ रहा है 1,80,000। ये भी आएगा 1,80,000, और ये आएगा 500 इंटू 840, ये आ रहा है 4,20,000। चलो सी नेक्स्ट, ये है डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹400 पर डिलीवरी। चलो नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी कितनी दे रखी है उसने, 300, 2190, 660। 400 इंटू 300, 400 इंटू 2190, 400 इंटू कितना था 2190 के बाद 660।
चलो तो ये तो आ जाएगा 1,20,000, ये आ रहा है 8,76,000, ये आ रहा है 2,64,000। चलो जी, डिलीवरी कॉस्ट भी डन। फिर करो शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ, कितना निकाला था शेल्फ स्टॉकिंग का हमने, 100 रुपीज पर आवर, 100 रुपीज पर आवर। तो कितने कितने आवर्स उसने दे रखे थे, 540, 5400, 2700। तो 540, 5400, 2700। चलो तो ये आ गया 54, ये आ गया 5,40,000, ये आ गया 2,70,000। चलो तो ये भी डन। और लास्ट आपका था कस्टमर सपोर्ट, ये हमें लेना है एट द रेट ऑफ ₹1 पर आइटम सोल्ड। चलो तो ये कितनी क्वांटिटी है, तो मैं डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 1,26,000, 11,04,000, 3,06,000। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो गया 1,26,000, 11,04,000, 3,06,000। डन। नेट इनकम, चलो तो नेट इनकम निकाल लेते फटाफट से, सारी कॉस्ट माइनस करके, 967,500 प्लस, सॉरी -60, -1,80,000, 427,500। चलो ओके, तुमको जवाब पहले आ गया 427,500। बाकियों का भी बता दो फिर। 63,000 सही। और 5 क्या, 520,500, ठीक है ओके। और रेशियो भी निकाल लो, 427,500 डिवाइडेड बाय सेल्स का 39,67,500, ये आ रहा है 10.78 शायद, है ना, 10.78%। 63,000 डिवाइडेड बाय 10503,000, तो ये आ रहा है 0.599 करके कुछ आ रहा है, तो ये 0.60 ही ले लेते हैं। 0.60, बाप रे कितना कम है। 529,500 डिवाइडेड बाय 60,49,500 इंटू 100, तो ये आ रहा है 8.75%। चलो जी डन। आओ, ओके गुड। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, एक और इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं क्वेश्चन देके, पहली बोल रहा हूं, क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट है, परंतु आसान है।
ठीक है, साइज बड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया का क्वेश्चन उठ के आ गया ये। ऑलमोस्ट 2 पेज पे क्वेश्चन पूरा है आपकी किताब में ऑलमोस्ट, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप मतलब ठीक ठाक ढंग से मतलब अंग्रेजी पढ़ते रहना बस, और कुछ नहीं। दिखने में बड़ा है लेकिन इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आओ मेरे साथ रीड करो, बट इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करना है इसको। कह रहा है हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट्स, दैट इज डिपॉजिट्स, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो एक बैंक है जो 3 मेन प्रोडक्ट ऑफर करता है अपने कस्टमर को। एक डिपॉजिट, मतलब आप हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट करो। लोन्स, आप हमसे लोन्स लो। क्रेडिट कार्ड, आप हमसे क्रेडिट कार्ड लो। तो बड़ी सिंपल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंक के सर्विसेज है। वो कह रहा था बैंक हैज सेलेक्टेड 4 एक्टिविटीज फॉर अ डिटेल्ड बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड्स। तो कह रहा है हमने 4 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी है। बेसिकली ऐसा समझ लो 4 एक्टिविटी कॉस्ट बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करी है फॉर अ डिटेल्ड बजटिंग एक्सरसाइज। तो हम बजटिंग वगैरह कर रहे हैं और हम लोग यूज कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, द बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट। हम कॉस्ट पर यूनिट जाना चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज। मेन रिक्वायरमेंट हालांकि नीचे उसने दे रखी है, मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। फॉर द सेलेक्टेड एक्टिविटी सो दैट द प्राइसेस मे बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द फॉर्मुलेट द बजट। तो बजट बनाने के लिए उसने आपको जानकारी दे रखी है। तो देखो, एक उसने बेसिकली 4 एक्टिविटीज दी, अगर आप नोट करो 4 एक्टिविटीज दी है। एक दिया है आपको एटीएम सर्विसेज, फिर आपको दिया है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, फिर आपको दिया है इश्यूइंग स्टेटमेंट्स तीसरा, और चौथा आपको दिया है कंप्यूटर इंक्वायरीज। मुझे लगता है कस्टमर इंक्वायरीज होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कस्टमर इंक्वायरीज होना चाहिए। पुराने एडिशन में भी मिस्टेक थी ये, कंप्यूटर इंक्वायरीज डजंट मेक एनी सेंस, ये कस्टमर इंक्वायरीज होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्चुअल चीज दिखाता हूं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ ना आया हो, बट इस क्वेश्चन में वो दिख गया मेरे को, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको एक टर्म याद है, हमने एक टर्म बोली थी कॉस्ट पूल। हमने कॉस्ट पूल की बात करी थी जहां पे हम लोग सिमिलर कॉस्ट को एक साथ ग्रुप करते थे। तो अगर आप यहां पे नोट करो, एटीएम सर्विसेज, ये मेन एक्टिविटी है आपकी एटीएम सर्विसेज। उसने उससे रिलेटेड 3 कॉस्ट बता रखी है। एक मशीन मेंटेनेंस, जहां पे एटीएम मशीन की मेंटेनेंस होती होगी। रेंट हो गया भाई, जहां पे एटीएम खोलोगे वहां पे रेंट देना पड़ेगा। बाकी करेंसी जो भी लिखा है यार, रेप्लेनिशमेंट कॉस्ट, मतलब आपकी जो करेंसी वगैरह है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, नोट फट फुट जाएंगे, जो भी है उससे रिलेटेड कॉस्ट। तो बेसिकली उसने एटीएम से रिलेटेड 3 कॉस्ट दे रखे, एटीएम से रिलेटेड 3 कॉस्ट दे रखे हैं। आप इसको एक साथ ग्रुप कर दोगे, किसमें? एटीएम के कॉस्ट में कर दोगे। आप इसको एटीएम के कॉस्ट में ग्रुप कर दोगे, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट पूल। दिस इज नोन एज कॉस्ट पूल। तो यही जिक्र हमने किया था। हमने एक एक्टिविटी देखी एटीएम सर्विसेज की, उसके अंदर देखिए हमने उससे रिलेटेड 3 कॉस्ट है। तो रादर देन हम उनको अलग 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 देखे, क्योंकि एटीएम से रिलेटेड है, तो उसने क्या किया, एटीएम सर्विसेज के अंदर ही उसको पूल कर दिया। हालांकि उसने दिया अलग अलग ब्रेकअप है, बट हम क्या करेंगे, इसको पूल कर देंगे। ठीक है, बस ये मैं आपको दिखाना चाहता था। हालांकि इसका कोई रेलिवेंस नहीं है क्वेश्चन में, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बस पॉइंट दिखाना चाह रहा था। तो इसका कोई इस क्वेश्चन का रेलिवेंस नहीं है। बाकी पढ़ो क्या कह रहा है। एटीएम सर्विसेज में मशीन मेंटेनेंस में है 4 लाख रुपए की कॉस्ट। कहता है सारी कॉस्ट फिक्स्ड है, ऑल फिक्स्ड, नो चेंज। क्यों? क्योंकि आप ये बजट बना रहे हो। ये जो उसने कॉस्ट दिया है वो उसने पुरानी कॉस्ट दी है, अब आप बजट बना रहे हो। आप बजटेड पीरियड का कॉस्ट निकाल लो कि बजटेड कॉस्ट कितनी होगी। तो उसने बोला मशीन मेंटेनेंस की 4 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये फिक्स्ड ही रहती है, तो ये सेम ही रहेगी बजटेड पीरियड में। इसी तरह से रेंट हमारा 2 लाख रुपए का रहता है, ये भी पूरा फिक्स रहता है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा बजटेड पीरियड में। करेंसी रेप्लेनिशमेंट कॉस्ट जो उसने दे रखी है 1 लाख रुपीस की, वो उसने बोला इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। अभी एग्जिस्टिंग कॉस्ट मानो 1 लाख रुपए की है, लेकिन हमें लगता है ये डबल हो जाएगी। तो इसने अभी टोटल 7 लाख की कॉस्ट दे रखी है, और उसने बता दिया दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। तो उसने कॉस्ट ड्राइवर बता दिया। देखो, उसने कॉस्ट ड्राइवर बता दिया, हर जगह वो कॉस्ट ड्राइवर खुद बता रहा है। तो
एटीएम सर्विसेज की जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोसेसिंग में उसने बोला 5 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट है, इसमें आगे कहता है हाफ ऑफ दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड और उसमें नो चेंजेस एक्सपेक्टेड। तो 5 लाख रुपए का जो आधा है यानी 2.5 लाख हो गया, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 3 टाइम्स द करंट लेवल, यानी कि जो रिमेनिंग 2.5 लाख है जो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है, ये कह रहा है ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। और नीचे वही कॉस्ट ड्राइवर बताते हुए चल रहा है, दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। तो आपको कॉस्ट ड्राइवर बताते हुए चल रहा है। फिर इशूइंग स्टेटमेंट, तो बैंक्स क्या करती है, स्टेटमेंट वगैरह इशू करती है ना, तो उसकी कॉस्ट बता रहा है 18 लाख रुपए। कह रहा है अभी प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट आर मेड, अभी हम लोग प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स इशू करते हैं। इन द बजटेड पीरियड हमें लगता है 5 लाख स्टेटमेंट्स विल बी इशूड। बजटेड पीरियड में हमें लगता है ये 3 लाख स्टेटमेंट अभी है, ये बढ़ के 5 लाख स्टेटमेंट हो जाएगी। फॉर एवरी इंक्रीज, ध्यान से पढ़ना, अंग्रेजी पे फोकस करना। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज। कहता है फॉर एवरी 1 लाख इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट, जैसे ही हमारी स्टेटमेंट 1 लाख से बढ़ती है, हमारी जो कॉस्ट है वो भी 1 लाख रुपए से बढ़ जाती है, ये कह रहा है आपसे। ठीक है, और बाकी वही इसका कॉस्ट ड्राइवर मतलब बता रहे क्या है, इट इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसका कॉस्ट ड्राइवर है। और लास्ट तक कस्टमर इंक्वायरीज 2 लाख का, वो कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। बजटेड पीरियड में 80% से इंक्रीज हो जाएगा। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय टेलीफोन मिनट्स, तो ये उसने उसका कॉस्ट ड्राइवर बता दिया, टेलीफोन मिनट्स। फिर वो एक्टिविटी ड्राइवर्स आपको बता रहा है एंड देयर बजटेड क्वांटिटीज एंड देयर बजटेड, बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई इस क्वेश्चन में, क्वांटिटीज आर गिवन बिलो। क्या क्या, तो 3 प्रोडक्ट थे हमारे, एक था डिपॉजिट, एक था लोन, एक था क्रेडिट का। कहता है नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट में 1,50,000 होंगे, क्रेडिट कार्ड्स के लिए 50,000 होंगे, लोन में, लोन का तो कोई एटीएम से लेना देना है नहीं ना, तो वहां 0 होगा। नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस कितनी होगी, 15 लाख डिपॉजिट्स में होंगी, लोन्स में 2 लाख होंगी, क्रेडिट कार्ड्स में 3 लाख होंगी। तो ये सब एक्टिविटी की क्वांटिटीज बता रहा है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बता रहा है, डिपॉजिट्स में 3.5 लाख, इसमें 50,000, इसमें 1 लाख। वैसा अब इसका टोटल करोगे 3.5 प्लस 50 प्लस 1, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 5 लाख। तो क्वेश्चन ने ऊपर यही बोला था, अगर याद होगा, ऊपर उसने यही बोला था कि 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, तो वो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि 5 लाख स्टेटमेंट्स यहाँ पे बन भी रही है, तीनों की टोटल करके, तीनों का टोटल करके, राइट। टेलीफोन मिनट्स 3,60,000 मिनट्स यहाँ पे, डिपॉजिट्स में 1,80,000 मिनट्स, लोन्स में 1,80,000 आपका क्रेडिट कार्ड्स में। द बैंक बजट्स अ वॉल्यूम ऑफ 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स, 30,000 लोन अकाउंट्स एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स। तो आपको नंबर ऑफ अकाउंट्स बजटेड बता रहा है, डिपॉजिट में 58,600 रहेंगे, लोन अकाउंट्स में 13,000 रहेंगे और क्रेडिट कार्ड में 14,000 रहेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ अकाउंट्स बोलो, नहीं तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बोल सकते हो एक तरह से। आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बजटेड रेट ऑफ ईच एक्टिविटी, मतलब आपको वही, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो सबसे पहले उसने बोला कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, फिर बोला है प्रिपेयर बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, तो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ, सिंपल। और तीसरे में कह रहा है कंप्यूट करो बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट, आपको कॉस्ट पर अकाउंट निकालना है फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग 1 and 2 अबव। ऊपर जो 1 and 2 में आपने कैलकुलेशंस करी, उसको यूज करके आपको कॉस्ट पर अकाउंट निकालना है। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो उसने फर्स्ट पार्ट में मांगा है कैलकुलेट करो क्या, बजटेड रेट, तो कैलकुलेशन ऑफ बजटेड रेट। ठीक है जी, तो 4 एक्टिविटी कॉस्ट है हमारी, बस उनको लेते चलो और उनके बजटेड रेट निकालते चलो। तो सबसे पहले उसने बोला था एटीएम सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज। तो एटीएम सर्विसेज में उसने क्या क्या कॉस्ट बोली थी, एक बोला था मशीन मेंटेनेंस,
तो मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट, अब ध्यान रखना ये हम बजटेड पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग नहीं निकाल रहे। तो अगर बजटेड पीरियड में कुछ चेंज होगा तो हमें चेंज लेना पड़ेगा। तो यहां तो उसने 4 लाख बोला था, सारा फिक्स था, नो चेंज, तो एज इट इज हम 4 लाख ही ले लेंगे। आपकी जो मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो 4 लाख ही होगा। फिर उसने रेंट बोला था नेक्स्ट, तो रेंट भी आई थिंक पूरा फिक्स था, 2 लाख रुपए, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये 2 लाख ही रहेगा। फिर अगला था आपका करेंसी रेप्लेनिशमेंट कॉस्ट। इसमें उसने क्या बोला था, इसमें बोला था उसने कि इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। तो अभी प्रेजेंट कॉस्ट कितनी है, प्रेजेंट कॉस्ट तो 1 लाख रुपए, लेकिन बजटेड पीरियड में हमें लगता है ये डबल हो जाएगी। तो भाई अगर प्रेजेंट कॉस्ट 1 लाख है तो बजटेड पीरियड में इंटू 2 यानी डबल हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 लाख। तो अकॉर्डिंगली मेरी टोटल एटीएम सर्विस की कॉस्ट कितनी हो गई, एटीएम सर्विसेज कॉस्ट, ये हो गई 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज, राइट। फिर अकॉर्डिंगली कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है, यानी बजटेड रेट जो आपको निकालना है वो क्या होगा, बजटेड रेट। तो अगर टोटल कॉस्ट 8 लाख रुपीज है और क्वेश्चन वाले ने खुद ही आपको कॉस्ट ड्राइवर बता रखा था कि इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, तो आप एक काम कर सकते हो, एक काम कर लो, चाहे तो एग्जाम में मत करना, ये आपको सबका टोटल करते हुए चल लो, आपको आगे आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन का टोटल जैसे 2 लाख है, इसका टोटल शायद 20 लाख है, ये तो पता ही था स्टेटमेंट का टोटल, और इसका टोटल कितना रहा है, 360 ये आ रहा है 7 लाख 20। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेरी एटीएम ट्रांजेक्शन कितनी है, 2 लाख। टोटल नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन 2 लाख है, तो बस इसको डिवाइड कर देंगे विद 2 लाख। तो ये इसका जो रेट निकल के आ गया वो आ गया 4 रुपीज पर एटीएम ट्रांजेक्शन, 4 रुपीज पर एटीएम ट्रांजेक्शन, ये मेरा बजटेड रेट निकल के आ गया। इसी तरह से आपको बाकी तीनों के भी रेट्स कैलकुलेट करने हैं, राइट। इसी तरह से चलते हैं आगे सेकंड पॉइंट में, मतलब सेकंड जो आपकी कॉस्ट बता रखी है उसने, सेकंड कॉस्ट उसने बताई थी कंप्यूटर प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या बताया था उसने, इसमें उसने बोला था कि जो 50% है यानी 2.5 लाख है, ये तो फिक्स्ड है बाय नेचर, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस पे ब्रेकअप बताया था उसने कि भाई ये जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला पोर्शन है ये तो 2.5 लाख है, इसमें नो चेंज, लेकिन जो बचा हुआ वेरिएबल पोर्शन है यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये उसने क्या बोला था, ये हो जाएगा इंटू 3, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 3 गुना बढ़ जाएगा ये। तो 2.5 लैक्स है इंटू 3, 2.5 लैक्स इंटू 3, दैट इज ये आ गया 7,50,000। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, टोटल कॉस्ट 10 लाख। ठीक है, तो देयरफॉर बजटेड रेट क्या आ गया, बजटेड रेट, तो टोटल कॉस्ट है 10 लाख रुपीज की, डिवाइडेड बाय इसका कॉस्ट ड्राइवर उसने नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस बोला था, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस, और उसका टोटल यहां दे रखा है, ये हमने निकाल दिया 20 लाख। तो देर आर टोटल 20 लाख कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस। तो पर कंप्यूटर ट्रांजैक्शन मेरा रेट कितना निकल के आ गया, 0.5, 0.5 पर कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। चलो डन, ये भी डन हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड, थर्ड तो थर्ड हमारी जो कॉस्ट थी दैट वाज स्टेटमेंट की कॉस्ट, इशूइंग स्टेटमेंट। तो देखो इशूइंग स्टेटमेंट में उसने करंट कॉस्ट बताया था
कि करंट कॉस्ट हमारी कितनी है, हमारी करंट कॉस्ट है 18 लाख रुपीस, करंट कॉस्ट है 18 लाख रुपीस, प्लस इसमें इंक्रीज कितने का होगा। तो ये ध्यान से देखो भाई, उसने बोला था अभी प्रेजेंटली करेंटली हमारी 3 लाख स्टेटमेंट्स इशू होती हैं, बजटेड पीरियड में हमें लगता है 5 लाख स्टेटमेंट हो जाएगी, और ये तो हमने देखा भी था। तो 3 लाख से बढ़ के ये 5 लाख हो जाएगी, तो कितने से बढ़ गई है, 2 लाख से। और फॉर एवरी 1 लाख इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट आवर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय ₹1 लाख, ये बोला था। तो आपकी कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी बताओ फटाफट से, कितने से बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी। तो हमारी नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 लाख से बढ़ी, वो कह रहा है फॉर एवरी 1 लाख इंक्रीज हमारी कॉस्ट भी 1 लाख रुपीज से बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट भी 1 लाख रुपीज से बढ़ जाएगी। तो टोटल कितने रुपए से बढ़ गई मेरी कॉस्ट, 2 लाख यूनिटरी मंथ्स, ठीक है, यूनिटरी मंथ्स। तो हर 1 लाख के इंक्रीज पे 1 लाख रुपए की कॉस्ट बढ़ जाती, तो यहां 2 लाख से इंक्रीज हुआ, तो आप ऐसा समझ लो यहां 2 लाख से इंक्रीज हो गई कॉस्ट मेरी, राइट। तो अब मेरी फाइनल टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 20 लाख, फाइनल टोटल कॉस्ट आ गई 20 लाख रुपीज की। बस बजटेड रेट बोल रहा था वो निकालने को, तो इसको 20 लाख को डिवाइड कर दोगे, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या था, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है, 5 लाख है, तो ये आ गया ₹4 पर स्टेटमेंट, ₹4 पर स्टेटमेंट। और लास्ट है आपका फोर्थ, कस्टमर इंक्वायरीज, कस्टमर इंक्वायरीज। चलो, तो इसमें तो बड़ा सिंपल है, करंट कॉस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, अभी करंट कॉस्ट कितनी है इसकी, करंट कॉस्ट है 2 लाख रुपीज की, और ये 80% से इंक्रीज हो रहा है। तो करंट कॉस्ट है 2 लाख का, प्लस इंक्रीज हो रहा है ये 80% से, तो ये कितने से हो रहा है इंक्रीज, 1,60,000 से। तो मेरी कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 3,60,000, टोटल कॉस्ट 3,60,000। बस बजटेड रेट निकाल लो, बजटेड रेट। तो 3,60,000 की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मिनट्स, है ना, मिनट्स बोला था उसने, तो कितने मिनट्स थे टोटल, 3,60,000 थे शायद, क्या नहीं, 7,20,000 थे, ओह 7,20,000 थे, तो मिनट्स थे मेरे 7,20,000। तो ये भी आ गया ₹0.5 पर मिनट। लो जी, तो पहले यहां तक रुक के एक लंबी सांस ले लो, और मुझे बताओ यहां तक ओके हो गया। ठीक है भाई, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था उसने, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने बोली थी, प्रोडक्ट वाइज, बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट। चलो जी, तो आओ कॉलम बना बना के काम करो। एक बनाओ एक्टिविटी कॉस्ट, ठीक है, यहां लिख लो कॉस्ट ड्राइवर रेट, फिर यहां बड़ा सा कॉलम बना लो प्रोडक्ट्स का, और 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एक है डिपॉजिट्स, एक है लोन, और लास्ट है क्रेडिट कार्ड। चलो, 4 कॉस्ट है, रेट निकाल चुके हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके बस आपको बांटना है कॉस्ट को, और कुछ नहीं करना, राइट। तो फर्स्ट ये था एटीएम सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज, इसका रेट कितना निकाला हमने, ₹4 पर ट्रांजैक्शन, ₹4 पर ट्रांजैक्शन, ये रेट हमने निकाला, ठीक है।
अब बस क्या करना है आपको, यहां पे बस अपनी ये वाली टेबल खोल लेनी है, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन ये है, इन सबको इंटू 4 करना है, इंटू 4 करना है। तो 4 इंटू 1,50,000, यहां तो जीरो ही है, और 4 लाख 4 इंटू 50,000, तो 4 इंटू 1,50,000 करोगे तो ये आ जाएगा 6 lakhs। लोन में तो कुछ है नहीं नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन, तो यहां कोई भी कॉस्ट नहीं जाएगी, और लास्ट 4 इंटू 50,000 करोगे तो ये आ जाएगी 2 लाख। इस तरह से टोटल कॉस्ट आपकी जो 8 लाख की थी वो यहां पे बढ़ गई एक्टिविटी के हिसाब से, राइट। फिर सेकंड सेकंड कॉस्ट थी आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। चलो जी, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की टोटल कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने, सॉरी बजट रेट कितना निकाला था कंप्यूटर प्रोसेसिंग का, तो ये था 0.5 पर कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, 0.5 पर कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये रही नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस, इनको इंटू 0.5 कर दो, इंटू 0.5 सबको मतलब आधा आधा कर लो बेसिकली, तो 7.5 एक और 1.5, 7.5 एक और 1.5, तो 7,50,000, 1 लाख एंड 1.5 lakhs। चलो जी ये भी डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड थी आपकी इशूइंग स्टेटमेंट। इशूइंग स्टेटमेंट, तो इसका जो रेट निकाला था वो भी था 4 रुपए पर स्टेटमेंट, 4 rupees पर स्टेटमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ये रही इंटू ₹4। तो जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 3,50,000, तो 4 3 12 प्लस 2, तो ये आ रहा है 14 लाख। 14 लाख, और कितना है 4 इंटू 50 एंड 4 इंटू 1 लाख, तो 4 इंटू 50 हो गया 2 लाख, 4 इंटू 1 हो गया 4 लाख। और लास्ट एंड फाइनल जो कॉस्ट थी हमारी वो थी कस्टमर इंक्वायरीज। ये हमने निकाला था वही 0.5 rupees पर मिनट, 0.5 rupees पर मिनट, तो ये रहे मिनट्स इंटू 0.5, इन सबको 0.5 मतलब अगेन वही आधे आधे कर लो, तो 180 90 और 90, 180 90 90 लो, तो 1,80,000 90 एंड 90, खत्म, समाप्त। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना रहा है 29 30, ओके। इसका 390, इसका 840, ये आ गई टोटल कॉस्ट। और पता है आप थर्ड पार्ट जो उसने पूछा है वो भी यहीं सॉल्व कर सकते हो, यही सॉल्व करके छुट्टी कर लो थर्ड पार्ट। तो उसने थर्ड पार्ट में पूछा था बस कॉस्ट पर अकाउंट बता दो, कॉस्ट पर अकाउंट। तो यार आपको तीनों प्रोडक्ट के नंबर ऑफ अकाउंट्स बता रखे हैं, टोटल कॉस्ट आपने निकाल ली, आप नंबर ऑफ अकाउंट से डिवाइड कर दो तो आपकी कॉस्ट पर अकाउंट भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कर देता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बाय नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो आपका थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो यही निकल के आ जाएगा, दैट इज कॉस्ट पर अकाउंट। खत्म। ठीक है, तो क्या क्या है नंबर ऑफ अकाउंट्स यहां पे 58,600, 13,000 एंड 58,600, 13,000, और ये था कितना 14,000। तो कॉस्ट पर अकाउंट भी हमारा यहीं पे निकल जाएगा, 29,30,000 डिवाइडेड बाय 58,600, तो ये आ रहा है 50 rupees।
तो ये 30 आएगा एंड ये कितना आएगा 840 डिवाइडेड बाय 14 60 60 चलो जी बढ़े। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेहद ही आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मुझे याद आया होमवर्क में दिया था मैंने, हो गया था या अभी किया नहीं? हो गया था, कर लिया, हो गया ना, कोई इशू तो नहीं आया होगा? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओ। आसान क्वेश्चन है ये भी, एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। वो कह रहा है एमएसटी लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स 2 एक्टिविटीज। इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। तो कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो अपना कॉस्ट का रेट निकालते हैं वो कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी के हिसाब से निकालते हैं कि हमारी ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, राइट। तो जैसे कि दो ही कॉस्ट दे रखी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, दो ही कॉस्ट है, एक पावर की है, एक क्वालिटी इंस्पेक्शन की है। पावर का कॉस्ट ड्राइवर रेट उसने बताया किलोवाट आवर्स है, क्वालिटी इंस्पेक्शन का है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। कैपेसिटी हमारी कितनी है, हमारी टोटल 50,000 किलोवाट आवर्स की कैपेसिटी है पावर के केस में, और 10,000 इंस्पेक्शंस की कैपेसिटी है क्वालिटी इंस्पेक्शंस के लिए, राइट। और दोनों की उसने कॉस्ट बता दी, दोनों की कॉस्ट बता दी, ठीक है। फिर कह रहा है कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स एम एस एंड टी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, द फॉलोइंग कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स वाज रिपोर्टेड। तो हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो एम एस और टी। उसने तीनों की कंजम्पशन बता दी कि हमने कितनी कितनी कंजम्पशन करी सारी एक्टिविटीज की। तो कह रहे कि एम में किलोवाट आवर्स 10,000 लगे, क्वालिटी नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन 3,500 लगे। एस में किलोवाट आवर्स 20,000 कंज्यूम हुए और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 2500 हुए। टी में 15,000 किलोवाट आवर्स कंज्यूम हुए एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हुए 3,000 हुए। तो एक बार फटाफट से जरा इनका टोटल कर लो, यहीं पे इनका टोटल कितना आया 30 और ये 45, ये आ रहा है 45 और ये आ रहा है 5 और 6 और 3 9, कितना आ रहा है 9, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्चुअल बात समझना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना जो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ने बोला था कि हम जो अपनी एक्टिविटी कॉस्ट है वो हम लोग कॉस्ट ड्राइवर की कैपेसिटी के हिसाब से कंज्यूम अब्सॉर्ब करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते, नॉर्मली जो कॉस्ट आपको गिवन होती है वो डायरेक्टली अब सबका ये जो टोटल आ रहा होता है, जैसे किलोवाट आवर्स का इतना टोटल आ रहा है तो अब इतना बेस लेके इसके हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते। इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए भी अब ये टोटल 9,000 इंस्पेक्शन आ रही है, इसको आप बेस लेके अपना कॉस्ट पर इंस्पेक्शन निकालते, यानी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते। लेकिन यहां क्वेश्चन ने आपको कैपेसिटी भी दी कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, और बोला कि भाई हम अपनी कॉस्ट को इस कैपेसिटी के हिसाब से अब्सॉर्ब करते हैं। अभी भी कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये नहीं कि हम अब्सॉर्प्शन नहीं कर रहे, कर तो रहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि भाई हम पावर की कॉस्ट उसकी रिलेटेड एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग चार्ज कर रहे हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट हम उसकी रिलेटेड एक्टिविटी के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि हम कैपेसिटी को अपना बेस लेके अपना चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट को। तो एक बात आपको धीरे धीरे समझ आएगी इस सब्जेक्ट में आगे, जैसे जैसे आप अलग अलग चैप्टर करोगे, बट मैं आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात बता देता हूं। जब भी हम कोई खर्चा कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करते हैं, दैट मींस हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो जनरली क्या होता है, प्रैक्टिस ये रहती है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, फिक्स्ड जो फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी एक्टिविटी लेवल होगा, वो जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। मैंने बोला मेरा पावर की कॉस्ट वैसे फिक्स नहीं होती, बट यहां पे आपको मैं बोल रहा हूं कि पावर की कॉस्ट 2 लाख फिक्स्ड है। मैं चाहे 50,000 की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज करूं, चाहे मैं एक्चुअली में कितनी कर रहा हूं 45 कर रहा हूं, कैपेसिटी तो 50 की थी बट मैं कर रहा हूं 45।
इसी तरह से क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी फिक्स्ड है 3 लाख की। मेरी कैपेसिटी 10,000 इंस्पेक्शन की है, बट एक्चुअली में हो कितनी रही है 9,000, बट ये मेरी फिक्स है, ये मेरी फिक्स्ड है। तो जनरली मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हम लोग अब्सॉर्ब करते हैं, और दिया हो तो, नहीं दिया हो तो बात ही खत्म हो जाती है, बट दिया हो तो हम जनरली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। ये काम ना आप बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में बहुत करोगे, धीरे धीरे करोगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सब करोगे। बजटरी कंट्रोल के चैप्टर जो आता है ना लास्ट में, बिल्कुल एंड में आता है जाके, वहां पे आप बहुत करते हो काम। तो और इवन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह में भी यूज होता है। तो बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पे कैपेसिटी की बात आती है कि हम खर्चा कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट की बात होती, क्योंकि अगर वो वेरिएबल होता फिर कैपेसिटी का क्या लेने देना, फिर तो एक्चुअल जो एक्टिविटी हो रही होती उसके हिसाब से आप अपना कॉस्ट आपका आता, आपका कॉस्ट उस हिसाब से आता है जितनी आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से। बट यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये बात मुझे पता कैसे लगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि हम अपनी कैपेसिटी, कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी के हिसाब से अपने एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स को कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम अपने कॉस्ट को कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करते हैं। है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही, हम रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर ही ले रहे हैं, बट हम लोग ले रहे हैं बेस में कैपेसिटी, ना कि एक्चुअल। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो बस आगे 3 छोटे छोटे पार्ट्स है, उसमें से थर्ड पार्ट थ्योरेटिकल है, ये तो आप होमवर्क में कर लेना, रीड करना है कुछ नहीं, एक बार आप रीड कर लेना, पढ़ लो एक बार क्या क्या कह रहा है। वो कह रहा है कंप्यूट करो कॉस्ट एलोकेशन टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी कॉस्ट को आपको प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना है। सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, ये कुछ अलग चीज आ गई क्योंकि यहां पे हमने कैपेसिटी के हिसाब से काम करा है। तो जितनी कैपेसिटी अनयूज्ड है, जैसे मेरे पावर की कैपेसिटी थी 50,000 किलोवाट आवर्स की, मैंने यूज करी 45 ही, तो अनयूज्ड कितनी है 5,000। इसी तरह से इंस्पेक्शन मेरी कितनी करने की कैपेसिटी थी 10,000 इंस्पेक्शन करने की कैपेसिटी थी, मैंने करी कितनी 9,000, तो अनयूज्ड कितनी है 1,000। तो कह रहे इन अनयूज्ड कैपेसिटी की क्या कॉस्ट है, बिकॉज आपकी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज रही, उसकी वजह से आपकी क्या कॉस्ट आई वो पूछ रहा है आपसे फॉर ईच एक्टिविटी। और लास्ट कह रहा है देखो डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसिडर्स इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। देख रहे हो, तो उसने खुद ही बोला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट को कंप्यूट करने के लिए जो कैपेसिटी लेवल चूज करती है कंपनी, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स कंपनी कंसिडर करती है। तो आप एक बार रीड कर लेना, थोड़ा नया सा पॉइंट है, बट एक बार आप रीड वंस कर देना तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर ऊपर से एक बार रीड कर लेना, मेन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसमें है। लेकिन बिफोर मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊं, देखो सोल्यूशन बहुत ही आसान है, सोल्यूशन बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करनी है हमको। तो आप मेरे साथ एक काम करो, आप मेरे साथ एक ट्यूटोरियल नोट लिखो, ताकि आप जब भी रिवाइज करो ये क्वेश्चन पे आओ तो आपके सामने ही सोल्यूशन में आपको सामने नोट दिख जाएगा। जो बात मैंने आपको भी समझाई वो बात मैं चाहता हूं मैं आपको लिखवा भी दूं, एग्जाम के लिए नहीं है। ट्यूटोरियल नोट लिखने का मतलब है कि आपके ज्ञान की भाषा है, मतलब आपके ज्ञान के लिए मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ। तो आप ये बात लिख लो, तो आपको थोड़ा इस क्वेश्चन से लिंक भी बैठ जाएगा। लिखना, कैपेसिटी लेवल्स आर जनरली यूज्ड to absorb, capacity levels are generally used to absorb to absorb fixed overheads, full stop. In the given question, in the given question, it has been mentioned that the activity costs are absorbed, या आप यहां पे allocated भी लिख सकते हो, on the basis of cost driver capacity,
ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि जो ओवरहेड्स हैं, जो कॉस्ट है, हम लोग कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी के हिसाब से अब्सॉर्ब करते हैं। 10 इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट द गिवन कॉस्ट आर ऑफ fixed nature, that is fixed overheads। क्वेश्चन का कोई रेलिवेंस नहीं है जो मैंने लिखवाया, रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व आराम से कर लोगे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब थोड़ा नई चीज सी आई, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपली ड्राफ्टेड है कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी, मैं चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग भी हो। मैं कुछ नहीं कह रहा इस नोट में, मैं बस इतना कह रहा हूं कि भाई इस क्वेश्चन वाले ने बोला हुआ है कि भाई हम जो ओवरहेड्स है या जो कॉस्ट है हम चार्ज करेंगे, जो रेट निकालेंगे वो निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी लेवल्स। और जनरली जो कैपेसिटी लेवल्स हम यूज करते हैं अपनी कॉस्ट एलोकेशन के लिए, वो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं कि यहाँ पे जो गिवन कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। इसलिए इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में उसने वर्ड यूज भी कर रखा है फिक्स्ड ओवरहेड रेट, कि कंपनी क्या फैक्टर्स कंसिडर करती है जब वो कैपेसिटी लेवल्स डिसाइड कर रही होती है फॉर डिटरमाइनिंग फिक्स्ड ओवरहेड रेट। उसने यहां पे लिखा भी है, बात समझ में आ गई। बट क्वेश्चन में कोई रेलिवेंस नहीं है, इस नोट का रेलिवेंस नहीं है। क्वेश्चन वाला तो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि आप कॉस्ट एलोकेट करके दिखा दो और जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है उसकी भी कॉस्ट निकाल के दिखा दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आओ तो फर्स्ट पार्ट लिखो। फर्स्ट पार्ट इसमें लिखना कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। अल्टीमेटली कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है हमको। बस फर्क क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, ये रेट हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी लेवल्स। ठीक है, दो ही कॉस्ट है यार, मतलब क्वेश्चन में कोई जान नहीं, दो ही कॉस्ट है। एक है पावर, तो आओ पावर की उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बता रखी है, पावर की उसने 2 लाख की टोटल कॉस्ट बता रखी है और इसकी कैपेसिटी लेवल है 50,000 किलोवाट आवर्स। तो ₹2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 किलोवाट आवर्स, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है ₹4 पर किलोवाट आवर्स, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट उसने बोला था क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन में उसने कॉस्ट बताई 3 लाख रुपए की और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है 10,000। तो 3 लाख रुपए की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है 10,000। तो कॉस्ट पर इंस्पेक्शन कितनी निकल के आ गई, दैट इज ₹30 पर इंस्पेक्शन। बस नेक्स्ट आप एलोकेशन करके दिखा दो। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। चलो, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। तो 3 प्रोडक्ट है MST। तो बस पहला कॉस्ट है पावर, ये इसका रेट हमने निकाला ₹4 पर किलोवाट आवर। तो वेरी सिंपल, ये रहा, इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 40, 80 एंड 60। 40, 80 एंड 60, 40,000, 80,000, 60,000।
बस ये काम करना है। और दूसरा कॉस्ट है इंस्पेक्शन कॉस्ट। एट द रेट ऑफ, क्या है रेट, कितना निकाला है इसका हमने, 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन। ₹30 पर इंस्पेक्शन, मतलब वही है, ये सारी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 30 30। चलो तो कितना कितना आ रहा है ये, तो 30 × 3500, तो ये आ रहा है 1,05,000, 1,05,000, क्या कितना, 75, हाँ ठीक है ठीक है, 75,000, 95 है ना। बस खत्म हो गया भाई, टोटल कर लो यार इसका, मैंने बोला था क्वेश्चन में जान ही नहीं है कोई। 1,45,000, अच्छा 90 है क्या, ओके 90 ठीक है, 90। उसके बाद ये आ गया इसका टोटल 1,55,000, और इसका टोटल आ गया 1,50,000। लो जी, पहला पार्ट डन, यही बोल रहा था, और कुछ था ही नहीं इसमें। और दूसरा पार्ट भी सिंपल है, दूसरा पार्ट भी कर लेते जल्दी से, दूसरा पार्ट भी कर लो। तो दूसरे पार्ट में क्या बोला था उसने, कॉस्ट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी का मतलब कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, अनयूज्ड कैपेसिटी। तो ऐसे कर लो, पावर, एक कॉलम पावर हो गया, एक कॉलम इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गया। तो पहली बात भाई, कैपेसिटी लेवल्स कितने हैं, कैपेसिटी लेवल्स टोटल, तो इसके क्वेश्चन ने बोले थे 50,000 किलोवाट आवर्स हैं, और इसके बोले थे उसने 10,000 इंस्पेक्शंस। इसमें से कितने यूज्ड हुए, यूज्ड कैपेसिटी, यूज्ड कैपेसिटी। तो हमने देखा था पावर कितना यूज हो गया था, 45,000 किलोवाट आवर्स, और ये कितना यूज हुआ था, 9,000 इंस्पेक्शन, ये यूज थे, तीनों प्रोडक्ट में इतना यूज हो गया। तो देयरफॉर मेरी अनयूज्ड कैपेसिटी कितनी आई, अनयूज्ड कैपेसिटी ये आ गई 5,000 किलोवाट आवर्स, और ये आ गई 1,000 इंस्पेक्शंस। मतलब इतनी हम कर सकते थे, जितना कॉस्ट हुआ था हमारा फिक्स कॉस्ट, उसमें हम मतलब बोल रहे हैं ऐसा कि इतने फिक्स कॉस्ट में हम इतने और कर सकते थे, इतना पावर और यूज कर सकते थे, 5,000 किलोवाट आवर, इतनी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन और कर सकते थे 1,000, बट हमने करी नहीं, जिस भी कारण से नहीं करी, बट हमने करी नहीं। तो भाई अगर नहीं करी तो इसकी भी तो कॉस्ट है, कॉस्ट तो है ना इसकी भी, तो उसकी कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, नहीं मतलब कुछ है, इंटू मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो आपने रेट निकाला उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, तो 5,000 इंटू इसका रेट कितना था किलोवाट आवर, ₹4 पर किलोवाट आवर। इसके 1,000 इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के रेट कितने थे, ₹30। तो सीधी बात भाषा में मतलब इसका मतलब ये हो गया, इतने के कॉस्ट हमने इनकर तो करी लेकिन उसका बेनिफिट नहीं लिया। समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो, कॉस्ट तो इनकर कर लिया लेकिन उसका बेनिफिट जो ले सकते थे बट वो हमने लिया नहीं, है ना। हम 20,000 रुपए का कॉस्ट इनकर कर लिया पावर पे, उसका बेनिफिट ले सकते थे, लिया नहीं, अनयूज्ड हो गया, कैपेसिटी यूज ही नहीं करी हमने, तो वो अनयूज हो गई। सेम गोज विद इंस्पेक्शंस, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो गई, अगर आप इनका टोटल कर लोगे तो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी हो गई 50,000।
ठीक है। चलो तो अब थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक्स कर लें, थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक्स कर लें, फिर क्लास को खत्म कर लेंगे। तो छोटे मोटे थ्योरेटिकल टॉपिक्स करने हैं भाई साथ साथ, क्योंकि रेलिवेंट थ्योरी भी तो साथ साथ करनी है ना, मैं चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। आज क्वेश्चन का प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, यही क्वेश्चन करवाने थे मेरे को, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको भी निपटाते चलो, लिखते चलो। तो आप आ जाओ, हेडिंग डालो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। इसको हम शॉर्ट में एबीएम बोलते हैं। मतलब हम बोल देंगे, एटलीस्ट एग्जाम में तो ऑफकोर्स कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना होता हमको, बट हाँ इसको हम शॉर्ट में अभी के लिए हम एबीएम बोल देंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, तो हेडिंग डाल लो और लिखते चलो मेरे साथ साथ। इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखना, इट इज द यूज ऑफ एबीसी। एबीसी बोले तो अल्फाबेट्स नहीं, एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज अ टूल ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल। तो जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो टेक्निक है उसको हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, एज अ टूल ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि कोई कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी की वजह से होती है। भाई हमने रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस कर लिया, तो हमें पता है कौन सी एक्टिविटी की वजह से क्या कॉस्ट होती है। अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एफिशिएंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बोल लो। जिससे क्या होगा, अगर मैंने बोला यार मैं कोई अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हम उसको अपनी एक्टिविटी पे लेवल पे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ठीक है इस एक्टिविटी की वजह से हमारी ये कॉस्ट आती है, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगा। ये बात है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो हम अपनी एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, मतलब एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, फालतू एक्टिविटीज को अवॉइड करो, तो उससे आपकी जो फालतू कॉस्ट है वो भी नहीं होगी, तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। तो बस इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो सिंपली स्पीकिंग एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है? यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू कंट्रोल द या टू मैनेज द कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल। एट एक्टिविटी लेवल, ये इंपॉर्टेंट बात है, एट एक्टिविटी लेवल। बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट फोकसेस ऑन efficient and effective मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। तो वही कह रहा हूं, एक्टिविटीज को मैनेज करो, कॉस्ट अपने आप मैनेज हो जाएगी। टू इंप्रूव द वैल्यू रिसीव्ड बाय consumers and utilizes cost information gathered through ABC, that is activity based costing। ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो है फोकस करता है ऑन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, जिससे क्या है कि आप इंश्योर कर पाओ कि भाई अच्छी वैल्यू रिसीव करे कंज्यूमर। और इस काम के लिए वो यूटिलाइज करता है जो कॉस्ट की जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टेक्निक लगा के हम निकालते हैं। पूरा जो हमने सीखा था पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उससे जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसका यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, एनालिसिस इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। इसके ब्रैकेट में एक चीज लिखना, कैप।
CAP, कैप, टोपी, कैप, ठीक है। एनालिसिस इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, ब्रैकेट में लिख लो कैप। तो कैप का मतलब समझ आ जाएगा अभी। फर्स्ट लिखना कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। तो यहां पे कैप का सी का मतलब है कॉस्ट का सी, कॉस्ट का सी, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। इट इज द एनालिसिस ऑफ factors that cause activities to be performed which in turn helps in managing एक्टिविटी कॉस्ट। तो यहां पे मतलब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का क्या मतलब होता है, ये पहली एनालिसिस है कि हम अपनी ये समझने की कोशिश करें कि किन कारणों की वजह से जो एक्टिविटीज हो रही है हमारे बिजनेस में, किन कारणों की वजह से हो रही है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं बार बार कह रहा हूं, हम अपनी एक्टिविटी को अगर मैनेज करेंगे तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड कॉस्ट ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है मेरे बिजनेस में, जो भी हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजहों से हो रही है। तो पहली एनालिसिस हमें ये करनी होती है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस। तो कैप लिखा था मैंने, सी से था हमारा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। जो दूसरी एनालिसिस है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिविटी एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस। तो कैप का जो ए था बेसिकली वो था ए फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली एक्टिविटी एनालिसिस का क्या मतलब है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस में उसको हम दो तरह की एक्टिविटीज में तोड़ लेते हैं। एक हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, एक हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, और दूसरा हम बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो हम अपनी सारी एक्टिविटीज को दो तरह की एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ लेते हैं। एक हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, दूसरी हम बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। व्हाट आर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, इनका क्या मतलब होता है, लिखो those activities that are indispensable, indispensable, indispensable का मतलब क्या हुआ, unavoidable, जो आपको करना ही करना पड़ेगा। those activities that are indispensable in order to complete a process, in order to complete a process and for which customers are willing to pay, for which customers are willing to pay। तो सीधी सीधी भाषा में वैल्यू एडेड एक्टिविटीज मतलब ये अच्छी एक्टिविटीज है, जिन एक्टिविटीज को कस्टमर्स भी वैल्यू करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये जरूरी पार्ट है, और जिसके लिए वो पैसा देने को भी तैयार होते हैं, इनको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटीज जो जरूरी है, अगर आप अच्छे ढंग से अपना प्रोसेस करना चाहते हो, कैरी आउट करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है जिन एक्टिविटीज को कस्टमर्स भी वैल्यू करते हैं, जिनके लिए कस्टमर्स पैसा एक्चुअली भी देने को तैयार हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो ये आप कह सकते हो दीज आर डिजायरेबल एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज है जो डिजायरेबल है, राइट। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिशिंग
ऑफ फर्नीचर, पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है जो फर्नीचर वगैरह बनाता है, वो पॉलिश करता है, ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। फर्नीचर बना के उसको पॉलिश करना वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये एक डिजायरेबल एक्टिविटी है। आप देख लो, इंडिस्पेंसेबल है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब मैंने क्या बोला, अनअवॉइडेबल है। अगर आपको प्रॉपर्ली अपना प्रोसेस पूरा करना है तो ये आपको एक्टिविटीज करनी ही पड़ेगी। तो आप रियलिटी में जब तक आप अपने फर्नीचर को बढ़िया ढंग से पॉलिश करके नहीं देते, आप कह नहीं सकते आपका फर्नीचर पूरा तैयार है। तो आपसे जो फर्नीचर खरीदेगा वो वैल्यू करता है इस एक्टिविटी को, वो इस बात को मानेगा, अरे आपने फर्नीचर जो पॉलिश करके दिया है ये एक जरूरी चीज थी, और इसके लिए वो पैसा देगा। आप खुद सोचो, मैं एक फर्नीचर खरीदने जा रहा हूं, मैं एक फर्नीचर डीलर हूं, मैं दो मैन्युफैक्चरर्स को देखता हूं। मैंने देखा एक मैन्युफैक्चरर फर्नीचर पॉलिश करके देता है मेरे को, दूसरा बिना पॉलिश करे देता है। मैं किसको ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं? एज अ कस्टमर मैं किस वाले को ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं? ऑब्वियसली जो फर्नीचर मुझे पॉलिश करके दे रहा है मैं उसको ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो जो पॉलिशिंग वाली एक्टिविटी है उसको मैं वैल्यू कर रहा हूं, मैं उसके लिए पैसा देने को तैयार। क्लियर हो रहा है? तो बस ये होती हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। किसी भी प्रोसेस में वो एक्टिविटीज जो डिजायरेबल है, जरूरी है, और जिसको कस्टमर वैल्यू करते हैं, जिसके लिए कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, उनको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। राइट? अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या है? इसका उल्टा, सिंपली स्पीकिंग इसका उल्टा, वो एक्टिविटीज जो डिजायरेबल नहीं है, जो होनी नहीं चाहिए, जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहे, जिसके लिए कस्टमर पैसा नहीं देने को तैयार, जिसके लिए हो सकता है जिसकी वजह से कस्टमर गुडविल लूज कर ले, हम अपना गुडविल लूज कर सकते हैं जिन एक्टिविटीज की वजह से, वो होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। राइट? तो लिखो इसमें दोस एक्टिविटीज that are not valued by customers। जिन एक्टिविटीज को कस्टमर वैल्यू नहीं करते, these activities do not improve quality of a product। बेसिकली कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट्स में ये एक्टिविटीज कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल इसका लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट या रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट या रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? भाई कोई भी एक्टिविटी करोगे उस पर कॉस्ट तो इनकर होगी। तो आप ये देखो कौन सी वैल्यू एडेड एक्टिविटी है जो डिजायरेबल है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है जो डिजायरेबल नहीं है। अपनी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को खत्म करने की तरफ फोकस करो, अपने आप आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे मैंने नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का एग्जांपल लिखा, रिप्लेसमेंट या रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मैंने कोई अपना प्रोडक्ट बेचा किसी कस्टमर को बना के, बट वो डिफेक्टिव था, वो कस्टमर मेरे को वापस मेरे पास आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ा? या तो उसने जो प्रोडक्ट, जो मैंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा उसको रिपेयर करके देना पड़ेगा या उसको रिप्लेस करके देना पड़ेगा। दोनों में से मैं कुछ भी करूंगा मेरी कॉस्ट बढ़ गई। मैं रिपेयर करके दूंगा तो भी मेरी कॉस्ट बढ़ गई, रिप्लेस करके दूंगा तो भी मेरी कॉस्ट बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है, रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट आ रही है या रिपेयर करने की जो कॉस्ट आ रही है, ये एक अनडिजायरेबल है, ये एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। उसके लिए कस्टमर मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी पे करने को तैयार है। मैं उसको ये थोड़ी बोल सकता हूं कि यार तुम प्रोडक्ट, तुम्हारा को मैंने जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा उसको मैं तुम्हें रिपेयर करके दे रहा हूं, इसके अलग पैसे दो मेरे को। क्या कस्टमर देगा मेरे को पैसे? नहीं देगा। मैं मांग भी नहीं सकता, मैं पैसे मांग भी नहीं सकता। तो मेरी कॉस्ट तो बढ़ रही है इस एक्टिविटी की वजह से कि मेरे को उसको रिपेयर करके रिप्लेस करके देना पड़ रहा है प्रोडक्ट को, लेकिन उसके लिए कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे देने को नहीं तैयार। तो मेरी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो गई। तो एज अ मैनेजर हम क्या करते हैं? हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं।
वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ठीक है, ये बढ़ावा देना चाहिए इन एक्टिविटीज को, लेकिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ये ठीक नहीं है। इनको हमें कर्व करने की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये क्यों हो रही है, इनको बंद करो। जब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आपके प्रोसेस में खत्म होंगी, कम होंगी, आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी, जो आपकी एक्टिविटी कॉस्ट है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्टिविटी एनालिसिस। तो इसी को हमने बोला एक्टिविटी एनालिसिस। तो पहला था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, दूसरा था एक्टिविटी एनालिसिस, और थर्ड आपका जो है मैंने कैप लिखा था, मतलब पी बज गया, पी से है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो इसमें लिखना इट इन्वॉल्व्स the identification of appropriate measures to report the performance of activity centers or other organizational units। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस। It involves identification of appropriate measures to report the performance of activity centers। जहां पे भी एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है, जिस भी यूनिट में हो रही है, जिस भी डिवीजन में हो रही है, उनकी एक्टिविटी की रिपोर्टिंग करनी है। हमने सारा काम मिला के करना है, कोई भी इंडिविजुअल काम नहीं हो रहा। हमने बोला हम एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं अलग अलग डिवीजन की, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड। तो हमें हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मेजर करना है कि भाई ये डिपार्टमेंट में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ज्यादा हैं, इनकी वजह से कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ये डिपार्टमेंट में वैल्यू एडेड एक्टिविटीज अच्छी चल रही है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बात समझ आ रही है? तो आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए कुछ मेजर्स को बनाना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि आप एज अ मैनेजर रिपोर्ट कर पाओ कि कौन से एक्टिविटी सेंटर में कैसी एक्टिविटीज हो रही है। जिन एक्टिविटी सेंटर में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, आप उनकी परफॉर्मेंस को खराब बोलोगे, आप उनकी हड़काई लगाओगे। जिन डिपार्टमेंट्स में या जिन डिविजन्स में वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, उनको आप शाबाशी दोगे। बट ये करने के लिए आपको कुछ मेजर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ता है, और परफॉर्मेंस को कह सकते हो मेजर करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली फिर आप उसको यूज कर सकते हो एज अ मैनेजर। बस इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। क्लियर हो गया? पॉइंटर क्लियर, समझ आ गया? ठीक है। और बाकी एक पॉइंट इसमें और लिख लो, एक पॉइंट इसमें और लिख लेना एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में। इसमें लिखना यूजेस ऑफ एबीएम, यूजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, क्या क्या यूजेस हैं इसके। तो एक तो मैंने जैसे कॉस्ट रिडक्शन तो बताया ही, कॉस्ट रिडक्शन। एक लिख लो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, री इंजीनियरिंग, बीपीआर बोलते हैं। बीपीआर हो सकता है अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ो। एक लिखना बेंच मार्किंग, ये भी मेरे ख्याल से आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ोगे। एंड देन जैसे कि हमने ऊपर एक एनालिसिस भी करी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो ये यूजेस हैं आपके एबीएम के। कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब होता है
कि कोई प्रोसेस आप एकदम डायनेमिकली एकदम चेंज कर दो जिससे कि आपको कोई कॉस्ट बेनिफिट मिल जाए, आप अपना प्रोसेस ही पूरा बदल दो, उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर दो एकदम से, उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। तो बाकी आप इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अच्छे से पढ़ोगे। बेंच मार्किंग में यूज होता है, जहां पे आप बेंच मार्क सेट करके कंपेयर करते हो परफॉर्मेंस वगैरह को, और अकॉर्डिंगली आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ यूजेस है, थ्योरेटिकल पॉइंट है आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक वैसे और था, वो चलो बाद में कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, राइट। तो समझ आ गया आपको एबीएम का मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है जी, ओके, चलो।